और राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं P2 स्पेसिमेन पेपर 2023। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि देर आर 2 केस स्टडीज इन P2 और 45 मिनट्स शुड बी गिवन टू ईच केस स्टडी। तो हम एक ही अभी केस स्टडी करेंगे चूंकि टाइम शॉर्ट है, चूंकि दोनों केस स्टडीज की जो नेचर है, मतलब नेचर और जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होती हैं, सेम पैटर्न, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो चेंज एट ऑल। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दूसरी खुद भी बाद में कर सकते हैं, पर अभी तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। और ये केस स्टडी नंबर 2 हम करने लगे। मरियम, आपका कैमरा खुल गया है, प्लीज क्लोज इट डाउन। और राइट, डिजाइनर क्लोथिंग DC। तो मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। DC is a medium sized private limited company। तो you can underline private limited company कि ये बिजनेस की टाइप है। It has been trading for 10 years। Again, 10 साल से अगर चल रही है तो it must have a good reputation as well। तो ये आपके ज़हन में आना चाहिए और आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन करके लिख दिया रेपुटेशन, ताकि when you will be answering the question you will get help from those symbols या those words जो कि आपको क्लू देंगे कि what to add in your answer as application। अच्छा, फिर DC मेक्स लग्जरी ड्रेसेस फॉर वुमेन यूजिंग जॉब प्रोडक्शन मेथड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्जरी ड्रेसेस बनाते हैं वो। तो ऑफ कोर्स लग्जरी ड्रेसेस का मतलब है कि ये एक निश मार्केट में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हर कोई तो लग्जरी ड्रेस नहीं ले सकता ना, 5-10 लाख रुपए के जोड़े हर कोई तो नहीं लेगा ना। तो यूजिंग जॉब प्रोडक्शन मेथड्स, और ये भी आपको पता है जॉब प्रोडक्शन क्या होती है, कि जब एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है एट अ टाइम, और वो लेबर इंटेंसिव होता है रादर देन कैपिटल इंटेंसिव, और यू वेट फॉर द कस्टमर्स और फिर उनसे आप डिस्कस करके तो फिर वो प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा केस में लिखा भी हुआ ये जॉब जॉब ये जॉब जॉब प्रोडक्शन इसकी बुक में लिखा था कि एक वक्त में एक प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि स्पेशलाइज हो। फिर ड्रेसेस कैसे बनाएंगे? ड्रेस नहीं होना चाहिए? है। नहीं नहीं, वो ड्रेसेस बनाते हैं तो हर कस्टमर जो ऑर्डर देता है उसके मुताबिक बना के देते हैं ना, वो एक हो या दो हो, जितने मर्जी हो। अच्छा, DC हैज एन एक्सीलेंट रेपुटेशन फॉर क्वालिटी। गुड, उन्होंने बता दिया है। तो ये इनकी USP है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, a DC designer has a meeting with every customer to design a dress that satisfies the customer's individual needs, including choice of fabric and color। तो पर्सनल मीटिंग्स होती हैं कस्टमर के साथ, और डिटेल में, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि दे विल बी चार्जिंग हैक ऑफ एन अमाउंट ना, जारी बात है। अच्छा, cost based pricing is used with 50% added to the average cost of each dress। और ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ये कौन सी होती है? ये हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर जो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल हो रही है, मैं यहाँ पर अगर लिख भी दूं ना, तो ये असल में स्पेसिफिकली इसका नाम है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसको बोलते हैं। और वो क्या होती है कि जब आप, जो आपकी कॉस्ट होती है टू प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट, इन दिस केस टू प्रोड्यूस ईच ड्रेस, तो आप उसमें पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना मार्कअप चाहिए या कितना प्रॉफिट चाहिए। मैं मार्कअप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्कअप ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि कॉस्ट की परसेंटेज होती है। इसका मतलब आपको कॉस्ट अगर पता हो तो उसका 50% उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आपकी कॉस्ट 100 है और आपको कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इस्तेमाल करनी है, और उसमें 50% आपने ऐड भी करना है, तो 100 का 50% 50 होगा, तो 100 प्लस 50 आपकी प्राइस 150 आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्राइस यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ रहा है कि DC's एम्प्लॉइज आर हाईली स्किल्ड एंड पेड आर्ली रेट्स। अच्छा, स्किल्ड एम्प्लॉइज है। अ टाइम बेस्ड मेथड, यानी कि उन्हें आवर्स के हिसाब से दिया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी घंटे होंगे उतने घंटों के हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे। ओके, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। इकराम, वन ऑफ द डिजाइनर्स, हैज जस्ट हैड अ मीटिंग विद न्यू कस्टमर लीडिया। ठीक है जी, एक डिजाइनर की मीटिंग हुई है। अच्छा, लीडिया वांट्स इकराम टू डिजाइन एंड मेक अ न्यू ड्रेस फॉर हर। इकराम हैज वर्कड आउट द प्रोडक्शन डेटा शोन इन टेबल 2.1 फॉर द ड्रेस। अच्छा, वो अब ड्रेस कह रही है कि मुझे बना कर दे। तो अब ये टेबल 2.1 बता रहा है प्रोडक्शन डेटा फॉर द ड्रेस फॉर लीडिया। उसका उन्होंने एक डिटेल दी हुई है कॉस्ट की, कि 20 घंटे लगेंगे, आर्ली रेट $10 है, जो वर्कर को देंगे मटेरियल कॉस्ट इतनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी दी हुई है जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं या फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं, और फिर पैकेजिंग की या अदर कॉस्ट भी दी हुई है। फाइन, इसको बाद में यूज करेंगे ना आंसर में। आगे आते हैं, तो जेनी
The managing director wants to use DC's excellent reputation, ऊपर कहा हुआ है कि excellent reputation है of quality, and move into a new market. अच्छा, वो इसी reputation को यूज करके नई मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, और वो क्या है? Jenny wants to create a new range of DC branded trousers for women. Remember, इसका मतलब है कि अब वो वुमेन के लिए ट्राउजर्स बनाना चाह रहे हैं, वो लग्जरी ड्रेसेस की बात नहीं हो रही, न्यू रेंज ऑफ branded trousers, right? Acha. Jenny has developed some elements of a marketing mix for the new trousers. उसने कहा इनके marketing mix कुछ इस तरह का होगा. Product क्या होगा? Quality trousers aimed at women aged 25 to 50. तो quality trousers ये भी होंगे. Of course luxury नहीं होंगे उस तरह के, लेकिन quality होगी. अच्छा, distribution channel sold in large shops. शॉप्स के थ्रू बेचेंगे. अच्छा, और प्रमोशन क्या है? ब्रांडेड विद द डीसी लोगो. बस शॉप्स के थ्रू भेजेंगे और डीसी लोगो होगा जिससे प्रमोशन आपकी होगी. अच्छा, जेनी विल डेवलप अ बिजनेस प्लान व्हेन शी रिसीव्स द मार्केट रिसर्च रिपोर्ट. अच्छा, उसके ने एक बिजनेस प्लान बनाएगी. आपको पता है बिजनेस प्लान क्या होता है. और जब मार्केट रिसर्च रिपोर्ट आ जाएगी, विच इंक्लूड्स फीडबैक फ्रॉम अ फोकस ग्रुप. अच्छा, और फोकस ग्रुप क्या होता है? आपको पता है कि यू मेक अ नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन एंड देन यू allow people to give their opinion either in favor of the product or against it. ये But फोकस फोकस ग्रुप में जितने मेंबर्स होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं ना वो बिजनेस के. existing customers होते हैं, और at least they have an idea about the product. अच्छा, और उसमें ये कि आपको बट दो जो अब रिसर्च करता है, वो एक्ट करता है एज अ मॉडरेटर. मतलब वो क्वेश्चन जरूर करता है, उसके बाद वो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को कि लोग बोलें, एंड दैट पर्सन मेक श्योर दैट एवरीबॉडी मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन, ताकि प्रॉस एंड कॉन्स पता चले. फोकस ग्रुप ये होता है ना, मार्केट रिसर्च का एक वे है. अच्छा, जेनी थिंक्स दैट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी DC currently uses will not be appropriate for the new trousers. उसने कहा अप्रोप्रिएट नहीं होगी, क्योंकि वो अभी इस्तेमाल कर रहा है कॉस्ट प्लस, और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में 50% ऐड कर रहा है प्रॉफिट को. इसका मतलब प्राइस वुड बी वेरी हाई. लेकिन वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो लग्जरी ड्रेसेस बना रही है पहले, तो उसमें ऑफ कोर्स अगर हाई प्राइस भी है तो मैटर नहीं कर रही, वो जस्टिफाइड है. अच्छा, अब वो कह रहा है सूट नहीं करेगी. अच्छा, द न्यू प्रोडक्ट रेंज वुड यूज अ बैच प्रोडक्शन मेथड. तो पहले वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे? जॉब प्रोडक्शन. और आपको अच्छे से पता है जॉब प्रोडक्शन हाईली लेबर इंटेंसिव होती है, वेराज बैच प्रोडक्शन में आप मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टू सम एक्सटेंट. और इसमें मेड टू ऑर्डर चीजें नहीं बनती कि हर कस्टमर का वेट करेंगे और फिर चीजें वो ड्रेस बना के देंगे. आप पहले ही वो बैच में या ग्रुप में बनाकर रख लेते हैं और फिर शॉप्स में रखवा देते हैं, और फिर उन लोग विजिट करते हैं, एंड इफ दे लाइक इट दे बाय इट. तो ये इस तरह से होता है यहाँ पर. अच्छा, जैसे कि टेलर है ना, तो टेलर तो जॉब प्रोडक्शन करता है, जैसे ये लग्जरी ड्रेसेस बना रहे थे. अच्छा, फिर the production director Khalil has identified the machinery needed for the new production method. हजारी पता मशीनरी चाहिए होगी, उसने बता दिया कि मशीनरी कौन सी चाहिए होगी. अच्छा, Khalil is worried about the problems that introducing the new production method might cause DC's employees. अच्छा, वो कह रहा है एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम आ सकती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेथड चेंज होगा, मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दे आर नॉट फेमिलियर विद द स्टाइल, तो इश्यूज तो आएंगे. अच्छा, अब वी आर डन विद दिस केस स्टडी. अब हम, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट यार ये अटेम्प्टिंग. जो प्रॉब्लम वाला है कि प्राइस प्रॉब्लम आएगी उसमें ये हो सकता है कि मशीनरी से एम्प्लॉयज फायर भी हो सकते हैं. जी बिल्कुल हो सकता है. ये भी हो सकता है कि रिडंडेंसी हो सकती है, फिर एम्प्लॉयज को जो इनकन्वीनियंस होगी वो भी हो सकता है, फिर उसमें ट्रेनिंग भी आ सकती है, काफी चीजें हैं जो आ सकती हैं. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन है सारे, और मैं वन बाय वन बताऊंगा कि इसको कैसे एड्रेस करना है, और इनफैक्ट मैं सॉल्व करूंगा. तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए, राइट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक पार्ट ए, जो ए पार्ट वन है उसका आंसर देना है. और चूंकि एक नंबर का होता है, और आपको भी P2 के अंदर जो पेपर आएगा उसमें आइडेंटिफाई से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा पहला. और आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? देर आर नो मार्क्स फॉर डेवलपिंग योर पॉइंट, यू जस्ट हैव टू स्टेट वन इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज इट. इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. तो मैंने आगे लिख दिया आपके सामने, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के एक मार्क है और वो नॉलेज का ही है. तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ. मैं यहाँ पर, और मैं इसको ऑफकोर्स नॉलेज है तो रेड कलर इस्तेमाल करूंगा. मैं रेंट लिख देता हूँ, ठीक है. मैं ट्रांसपोर्टेशन लिख सकता हूँ, ठीक है. कुछ भी जो आपको लगता है कि ये
इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, एक ही लिखनी है आपने। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एक लिखा है और वो सही नहीं है, तो फिर आप एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगा कि रेलेवेंट है, वो उसके नंबर आपको दे देगा। यानी कि दो में से फर्स्ट किया, अगर एंड गलत है, जो कि गलत तो नहीं है यहाँ पर, गलत है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के नंबर आपको दे सकता है। लेकिन ये नहीं है कि लाइन नहीं लगा दें, तो फिर नहीं, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि हमें एक नंबर जो है वो नॉलेज का आसानी से मिल जाएगा। ओके। अच्छा, और हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ डेवलपमेंट नहीं करनी। देयर आर नो मार्क्स फॉर एनालिसिस, एप्लीकेशन और एवेल्यूएशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए पार्ट टू, एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस प्लान। नाउ ये हमें समझना जरूरी है, जैसे मैंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है कि 1 मार्क इज देयर फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन। अच्छा, ये 2 फॉर एप्लीकेशन क्या होता है? मतलब क्या दो जगह एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है, बार बार करनी है? तो ये ध्यान में रखना है, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के, इसका मतलब है यू हैव टू कम अप विद डेवलप्ड एप्लीकेशन। मतलब अपने पॉइंट को जब डेवलप करेंगे और एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको 2 मार्क्स लेकर दे देगी। लेकिन ये जरा डिफरेंट है P1 से। P1 में भी ऐसे ही होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि 1 मार्क इज फॉर द नॉलेज एंड 2 मार्क्स आर फॉर एप्लीकेशन। लेकिन वहां पर आपको कोई सिनेरियो बिल्ड करना होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कोई एडवांटेज बता दें, कोई डिसएडवांटेज, कोई फीचर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता P2 में। यहाँ पर आपको एक टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, बिजनेस प्लान। तो यहाँ पर आप सिनेरियो क्या बिल्ड करें? तो यहाँ सिनेरियो बिल्ड नहीं करना। तो अब सवाल ये है कि सर फिर एप्लीकेशन के नंबर कैसे गेन करें? वो अभी हम गेन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बिजनेस प्लान को, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि इस क्वेश्चन में जो P2 में आता है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद द कमांड वर्ड एक्सप्लेन, यहाँ पर आपको लिखना होता है डेफिनेशन प्लस। ये ध्यान में रखना है। अब मैं इसे अगर लिखता हूँ कि मुझे नॉलेज के नंबर लेने हैं, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा डिफाइन नहीं भी हुआ तभी चलेगा, क्योंकि एक ही नंबर है नॉलेज का। बहरहाल मैं अच्छे से कर देता हूँ। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट contains objectives and details about operations, HR, marketing, सारे ना, सब कुछ होता है इसके अंदर, marketing and finance of the business, right? ऑफ द बिजनेस। तो मुझे, मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो मुझे यहाँ पर एक नंबर नॉलेज का तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे, आई नीड टू गो ऑन फर्दर, ठीक है, टू explain the importance of business plan or the, or maybe any advantage of it। तो वो मुझे यहाँ बताना होगा, which will show कि मैं इस टर्म से रिलेटेड ही कुछ बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको टर्म को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है, अब डिफाइन नहीं लिखा हुआ, रिमेंबर द वर्ड, द कमांड वर्ड इज डिफाइन इज नॉट देयर ना, एक्सप्लेन। तो मुझे एप्लीकेशन कैसे गेन करनी है कि मैं कुछ भी इसमें ऐड करूंगा विच इज रेलेवेंट टू द टर्म बिजनेस प्लान, आई विल गेट मार्क फॉर द एप्लीकेशन। तो मैं इसके लिए ब्लू कलर इस्तेमाल करूंगा, तो वो एप्लीकेशन के लिए है। तो वो कैसे होगा कि इट शोज, अब मैं डेवलप भी करूंगा ना साथ, सीरियसनेस ऑफ द ओनर, जो कि बिजनेस प्लान बना रहा है, अबाउट अ बिजनेस आइडिया, जो भी वो बिजनेस आइडिया लेकर आ रहा है, अबाउट अ बिजनेस आइडिया, एंड मेक्स इट इजी टू ऑब्टेन लोन। मैंने लिख दिया। अब एक बात मैंने की है, लेकिन मुझे इसको फर्दर डेवलप करना है कि मुझे एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे एक मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक नंबर नहीं लेना ना, मैंने कहा 2 नंबर एप्लीकेशन के लेने, तो आपको डेवलप्ड एप्लीकेशन करनी है। सर जब जो वो, ये जो अपने आगे ब्लू में लिखा है, तो ये तो फिर एप्लीकेशन की जगह एनालिसिस लिखना चाहिए था, तो एक्सप्लेन ही हो हाँ, रहा है। अब पहले यही होता था, पुराना जो पेपर होते थे उसमें मार्क्स की में होता था 1 फॉर द नॉलेज और 2 फॉर एनालिसिस। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया कि भाई आपने इसको एप्लीकेशन एप्लीकेशन से क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं वो टर्म से रिलेटेड आप कोई भी बात करेंगे तो वो एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी, और उसको डेवलप करेंगे तो उसे डेवलप्ड एप्लीकेशन माना जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन है, इसको डेवलप मैं करने लगा हूँ साथ ही आपके। और वो क्या, ये थोड़ा सा सर डिफरेंस है ना। बेसिकली मतलब ये, सर बेसिकली सिर्फ नाम बदला है ना, असल में तो एनालिसिस ही करना है ना। वैसे बात आपकी सही है, बिल्कुल बात सही कह रहे हो आप। ये इस तरह के क्वेश्चन में P2 में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्चुअली ये एनालिसिस ही है, लेकिन वो एप्लीकेशन कह रहे हैं क्योंकि वो टर्म से रिलेटेड। अच्छा, रीजन, अब यहाँ रीजन बीइंग, बैंक्स ऑलवेज वांट एवरीथिंग, बैंक्स ऑलवेज वांट everything
वो तो डॉक्यूमेंटेड चीजें मांगती है ना, ऑफ कोर्स। तो क्या कहेंगे, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, कि भाई बताओ हमें, इस तरह जुबानी कलामी हमें ना बताओ कि बिजनेस में ये होगा तो वो होगा, हम आपके पैसे आसानी से वापस कर देंगे। तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेड बाय अ बैंक इन ब्लैक एंड व्हाइट, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्म। तो बिजनेस प्लान तो एक डॉक्यूमेंट ही होता है, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो सो किस लिए, सो द डॉक्यूमेंट हेल्प्स, या इट कहता हूँ, सो इट हेल्प्स, यानी कि बिजनेस प्लान की बात करें, हेल्प्स देम टू एवेल्युएट, बैंक ने क्या करना है, एवेल्युएट द रिस्क इन्वॉल्व, इस लोन देने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व बिफोर लेंडिंग मनी। तो मैंने क्या किया कि बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस बता के उसको डेवलप कर दिया। तो आई विल गेट 2 more मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एज वेल। मुझे 2 नंबर यहाँ पर एप्लीकेशन के भी मिल गए। तो मेरे नंबर कितने हो गए, जैसे यहाँ पर 1 out of 1 मुझे मिल गया था, इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, और यहाँ पर मुझे 3 out of 3 मिल जाएगा। एग्जामिनर ने यही देखना होता है कि जो ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किए हुए हैं, whether the student is able to identify those while attempting a question, और फिर उनको आइडेंटिफाई करके उनको अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स इट। अच्छा, दैट्स व्हाई बिजनेस becomes very technical when it comes to answering questions। अब आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू बी पार्ट 1। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ सकता है मुझसे। अच्छा, बी पार्ट 1 में आप देख रहे हैं कि मैंने कोई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इसमें कोई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। आपके सर ये क्या बात है, क्यों नहीं होता, होता है, आपको सिर्फ आंसर देना है, दैट्स इट। इसका मतलब है अगर आप कोई कैलकुलेशन नहीं भी करते और सिर्फ आंसर लिख देते हैं एंड योर आंसर इज राइट, यू विल गेट 3 out of 3। सरप्राइज्ड? यस, ऐसा ही होगा। लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू शो मेथड। क्यों? अगर इन केस योर आंसर इज इनकरेक्ट, लेकिन आपने मेथड सही किए थे, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, मेथड सही अप्लाई किया था, तो यू कैन स्टिल गेट 2 out of 3 डिस्पाइट गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। तो इसीलिए इस लिहाज से मेथड अप्लाई करना या शो करना वो अच्छा होता है। लेकिन अगर इफ यू आर डेड श्योर कि यही आंसर है, तो बेशक आप वो आंसर ही लिख दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर वो आंसर गलत है तो आपको अगर जीरो आंसर जीरो सर मिलेगा। अगर आंसर डायरेक्ट लिखे मगर वो हो सही के करीब तीन होते तो कुछ पॉइंट्स का फर्क हो जैसे राउंडिंग में हो जाता है तो उतने ही मिलेंगे। हाँ चलो, राउंडिंग में तो फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल अगर और ही कोई आंसर आपका निकल रहा है तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं उसने क्या, रेफर टू टेबल 2.1 एंड अदर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर लीडिया। तो जरा हम देख लें कि प्राइस कैसे निकालनी है लीडिया की। जरा 2.1 देखते हैं, टेबल हमारे पास ये मौजूद है। और अब उसमें हमें ये लीडिया का जो एक ड्रेस है, उसकी उसका प्रोडक्शन डेटा दिया हुआ है। तो हम इसको जरा यहीं पे पहले वर्कआउट थोड़ा सा कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी, कि मैं एक मिनट जरा कलर इस्तेमाल कर लूं जो विजिबल है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास पहले तो ये है कि प्रोडक्शन टाइम जो लगेगा लीडिया की ड्रेस को, वो 20 आवर्स है, ठीक है। और पर आवर जो वेज पे करनी पड़ेगी डीसी को, वो 10 है। तो ऑफ कोर्स आपका जो आंसर है वो आ जाएगा $200। ये क्या है, ये है वेज जो आपको पे करनी है, ठीक है, ये है वेज कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद आपके पास मटेरियल की कॉस्ट है, आपको नजर आ रही है ये, तो ये इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद आप इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी ऐड कर दें। और उसके बाद आपके पास पैकेजिंग की कॉस्ट आ रही है, या अदर कॉस्ट जो भी है, वो उनको भी ऐड कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीडिया का, लीडिया की जो ड्रेस की कॉस्ट है वो आ जाएगी। तो हम इसको जल्दी से यहीं पर कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया कि 20 इंटू हम 10 करेंगे, ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास आंसर 200 तो आएगा, लेकिन इसमें हमने मजीद और जो ऐड करना है, उसमें हमारे पास वो 250 आ रही है, आपको ये नजर आ ही रहा है, 250 मटेरियल की कॉस्ट है। तो हम ये 250 ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें वो जो दोनों कॉस्ट दी हुई है, 25 और 25 इनडायरेक्ट और पैकेजिंग की, वो ऐड कर देते हैं। तो इसमें 25 प्लस 25 हमारे पास ये आ गया। और हमारे पास जो अब आंसर आ गया वो आ गया 200। चलिए स्टेप पूरा कर देते हैं। 200 प्लस 250
प्लस 25 प्लस 25, ये बन गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 500। ठीक है जी, $500 हमारे पास आ गया। लेकिन ये प्राइस नहीं, ये कॉस्ट है। उसने पूछा है लीडिया के ड्रेस की प्राइस बताएं, तो प्राइस नहीं दी हुई हमें केस के अंदर, हमें सिर्फ लीडिया की ड्रेस से रिलेटेड कॉस्ट का डेटा दिया। That's it। ठीक है, तो प्राइस हमें खुद निकालनी है। इसलिए उसने क्या कहा है, आपको जरा सवाल पे गौर करो दोबारा से। उसने कहा है कि रेफर टू टेबल 2.1 एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसी से ये हिंट दे रहा है आपको कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केस एज वेल। तो अगर उसको देख लेते हैं कि प्राइस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ये हमारे पास केस है, और इसमें हमारे पास ये जहां मैंने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लिखा हुआ है, हमें नजर आ रहा है कि वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ड्रेस के अंदर 50% ऐड करके प्राइस को, ड्रेस की कॉस्ट में 50% ऐड करके प्राइस निकाल रहे हैं। एंड दैट इज वाई उसे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 हमारे पास आया है, इसमें इसका 50% ऐड करेंगे, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा, 500 इंटू 50%। और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 500 प्लस 50, और आंसर आ गया हमारे पास 550। सॉरी, है गलत कर दिया। ये 500 प्लस 250, ठीक है ना। 500 का 50% 250 होता है, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 750। तो ये हमारे पास डॉलर्स, ये हमारे पास आ गया जी लीडिया के ड्रेस की प्राइस। तो हमें यहाँ पर 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन ही करनी होती है। तो यहाँ पर एज सच कोई एप्लीकेशन का या नॉलेज का या एनालिसिस का या वैल्यूएशन का कोई मार्क नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है इसको, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ऑफ कोर्स आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन बी पार्ट 2, एक्सप्लेन वन पेमेंट मेथड अदर देन टाइम बेस्ड that DC could use to pay its employees, one payment method। तो अभी वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ये तो देखना जरूरी है ना। हमने ये बात की थी ये भी कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये आर्ली रेट्स, अ टाइम बेस्ड मेथड, यानी कि पर आर पे कर रहे हैं। तो हम आर्ली रेट को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते अब, क्योंकि उन्होंने अदर का है कि उसके अलावा कोई मेथड बताए, वन पेमेंट मेथड अदर देन द टाइम बेस्ड। ठीक है, तो अब हम कोई और मेथड इस्तेमाल सर कर लेते हैं। पीस हाँ रेट, जी जी जी, बोले। सर पीस रेट यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पीस रेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं। सर इधर कमीशन भी दी जा सकती है? कमीशन जो है वो नहीं दी जा सकती। उसकी वजह ये है कि कमीशन जो है ना वो ऐसा पेमेंट मेथड है जो सिर्फ टर्शरी सेक्टर में काम आता है, क्योंकि कमीशन दिया जाता है सेल्स पे। तो ये तो अगर बना रहे हैं और इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेल करने में, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ओनली, तो इनको कमीशन पेमेंट मेथड के तौर पर नहीं दिया जा सकता। कमीशन दिया जाएगा उनको जो कि सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या जैसे कि शॉप्स में अगर कोई एम्प्लॉइज आपने हायर किए हुए तो वहां ये अप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं। ये 1 मिनट, ये थोड़ा सर सा जी जी बोले। सर दोज एम्प्लॉयज जो कि डिज़ाइनिंग के लिए हायर किए हुए हैं, उनके लिए तो पीस रेट नहीं होगा, तो इज़ इट बेटर कि सैलरी जो है उसको यूज़ कर लें? आप सैलरी को भी बिल्कुल, आप वही मैं बता रहा हूँ, मैं आपको भी इसको पहले हम कर लें इसको, फिर आप अगर सैलरी कहना चाह रहे हैं तो सैलरी भी हो सकता है। लेकिन अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हमें आ जाती है। क्या बोला उसने, क्या है, कोई और मेथड बताएं जो डीसी इस्तेमाल कर सकती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर तो वो डिजाइनर है और जॉब प्रोडक्शन होनी है, तो पीस रेट बिल्कुल भी सूटेबल मेथड नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो हमने यही बताना ना, अगर आप पीस रेट मेंशन कर रहे हैं तो फिर आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप यही कहेंगे कि पीस रेट जॉब प्रोडक्शन में दिया जाएगा, तो दैट वुड बी रॉन्ग टू से, इट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल, क्योंकि आपको तो कस्टमर का वेट करना है। तो वो एम्प्लॉयज कहेंगे भी हमने क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करने हैं, वो कहेंगे नहीं करने, क्योंकि आप यू हैव टू वेट फॉर द कस्टमर। तो ऑफ कोर्स ये मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, तो अब देखो, पी सेट तो हमने ले लिया। अब देखो कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करता हूँ, मुझे जो कि किसी ने बताया है। तो अब देखते हैं हम इसको।
कैसे जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि अब क्या करने लगा हूं मैं देखें, क्योंकि अब आंसर मुझे किसी ने कह दिया पीस रेट, तो हम पीस रेट को ले लेते हैं। सैलरी भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं पीस रेट को यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पीस रेट को रेड क्यों किया मैंने, बोला को बताएगा, क्योंकि ये मैं शो कर सर रहा हूँ नॉलेज जी, नॉलेज शो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। आप पीस रेट को डिफाइन भी कर सकते हैं करना चाहे तो। अच्छा, क्योंकि डिफाइन तो नहीं हुआ हुआ केस स्टडी के अंदर। ओके, ऑलराइट। अब पीस रेट को हम अच्छा, अभी ना 10 मिनट बाद अगर सेशन एक्सपायर हो तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको पूरा तो करेंगे इस पेपर को, इस केस स्टडी को। अच्छा, अब मैं डिफाइन नहीं कर रहा, राइट, आप डिफाइन कर सकते हैं करना चाहे तो, लेकिन नॉलेज का नंबर आपको पीस रेट लिखने से मिल जाएगा, तो फिर क्या जरूरत है डिफाइन करने की, है भी 3 नंबर का क्वेश्चन ना। तो अब मैं लिख रहा हूं, दिस पेमेंट मेथड helps DC to manufacture quickly, ठीक है जी। अच्छा, क्विकली क्या चीज करनी है, न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स फॉर वुमेन, न्यू रेंज ऑफ ट्राउजर्स फॉर वुमेन। देखा है, मैंने चेंज कर दिया, ये आप कर सकते हैं। मतलब मैंने वो जो डिजाइनर ड्रेस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहां सूट ही नहीं करता, आप उसको जस्टिफाई कर नहीं पाएंगे। तो मैंने जो दूसरी उनकी रेंज है जो वो प्लान कर रहे हैं, मैंने उसकी बात शुरू कर दी, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। अच्छा, मैं अब चूंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब मुझे क्या करना है कि नॉलेज के नंबर है और साथ एप्लीकेशन के नंबर मुझे लेने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ब्लू कर देता हूँ, राइट, और इसको डेवलप भी करेंगे हम साथ। अच्छा, तो फॉर वुमेन, अच्छा, अर्लियर जॉब प्रोडक्शन वाज बीइंग यूज्ड, ठीक है ना, अर्लियर। इसको अगर मैं ना भी लिखूं तो फिर भी चलेगा वैसे, लेकिन चले, मैं लिख देता हूँ, अर्लियर जॉब प्रोडक्शन वाज बीइंग यूज्ड, वो डिजाइनर ड्रेस के लिए। अच्छा, ये ब्लू क्यों नहीं आ रहा भाई, अब आई कैसा आ जाएगा। अच्छा, वाज बीइंग यूज्ड, सो टाइम रेट वाज सूटेबल, आप ये अभी जो बताया ना आपने, सो टाइम रेट वाज सूटेबल, तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वहां सूटेबल था टाइम रेट। अच्छा, क्योंकि वहां आपको वेट करना है, टाइम के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वर्कर्स जो है ना वो वुड बी हैप्पी। अच्छा, सो टाइम रेट वाज suitable for that sort of production, for that sort of production. अच्छा, where workers had to wait for the customers, workers had to wait for the customers, okay। अच्छा, और and detailed meeting with every customer was required, and detailed meeting, एक मिनट, ये हाँ सही है, detailed meeting with every customer, with every customer was required, तो मैंने बता दिया कि वहां जरूरत थी, तो यहां पर अब हम चेंज कर सकते हैं इसको। अच्छा, टू डिजाइन ए ड्रेस, डिजाइन DISI, डिजाइन अ ड्रेस। अच्छा, ओके, बट अब मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट इन बैच प्रोडक्शन, क्योंकि ये जो नया ड्रेस है जिसकी मैंने बात की है कि जहां पर पीस इस्तेमाल करते हैं, वहां तो बैच में बनना है, बट इन बैच प्रोडक्शन, क्योंकि उसमें आप काफी ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बनाते हैं इकट्ठे, इन बैच प्रोडक्शन नो सच वेट is required, okay, सही लिख रहा हूँ, and a certain quantity of a new range of trousers can be produced, and a certain quantity, कोई तो प्रोड्यूस होती है ना, certain quantity of new range of trousers can be produced, new range of trousers can be produced, सही हो गया। अच्छा,
ठीक है जी। सो वर्कर्स इन ऑर्डर टू अर्न मोर, अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, मैंने ऊपर जो बात कर दी, लेकिन वो समझाने के लिए मेरा ख्याल है बेहतर ही था, क्योंकि पीस रेट आ गया था ना इस वजह से, वरना सैलरी में शायद मुझे ये ना करना पड़ता। बहरहाल आपने बताया तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो मैं होता तो शायद इस्तेमाल ना करता इसको एनीवे, लेकिन फिर इसको अब मोल्ड तो करना होता है ना आंसर को। अच्छा, सो वर्कर्स, एक मिनट, यहाँ पे वर्कर्स नहीं लिखा मैंने। सो वर्कर्स इन ऑर्डर टू अर्न मोर क्या करेंगे, वुड प्रोड्यूस मोर, वुड प्रोड्यूस मोर, और बैच प्रोडक्शन में आपके पास मार्जिन भी होता है, दैट वुड हेल्प टीसी टू सेल मोर ट्राउजर्स। ठीक हो गया, लीडिंग टू हायर सेल्स, लीडिंग टू हायर सेल्स। और वो जो डिजाइनर वाला था उसमें भी तो इस सेंस में होता था कि उसमें पर्सनलाइज सर्विस होती है, जी तो वर्कर से ज्यादा ब्रांड लॉयल होंगे, तो अगर वो अनएक्सपेक्टेडली सीजनल में डिमांड इंक्रीज करे तो ज्यादा बनाया होगा तो डिमांड को अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज को फ्लेक्सिबली हल कर पाएंगे। ये पीस रेट में ना। जी, वो डिजाइनर हाँ बारे में भी ऐसे लिख नहीं सकते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, लेकिन अब हमने चूंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, उतना ही रद्द करना था, तो हमने कर दिया, काफी है, लीडिंग टू हायर सेल्स काफी हो गया है, और आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर नंबर मिल गए हैं, एक नंबर हमें यहाँ पहले मिल गया था, एक नॉलेज का, तो आपको साथ साथ इसलिए सर बताते जाना। जी जी। सर ये जो पेमेंट मेथड है ये हमने बिफोर बैच प्रोडक्शन पे शिफ्ट करने से पहले का नहीं बताना कि जब हम जॉब प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में हमारे पास क्या पेमेंट हाँ मेथड यूज होगा। अगर, हाँ ये आपने अच्छी बात की है, अगर उन्होंने मेंशन किया होता तो फिर हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते। उन्होंने स्टेटमेंट में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो इसलिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर लिखा होता कि जी वो कौन सा और पेमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिजाइनर ड्रेस, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जानी थी, और फिर पीस रेट वोंट बी अ सूटेबल ऑप्शन, फिर आपको कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे हम जा रहे हैं जी अब सी पार्ट पे, जो कि ज्यादा सर आपकी lengthy। बात नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है मेरी आवाज तो बाकियों को आ रही होगी, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा ओके, और राइट, मेरा ख्याल है ये ना 2 से 3 मिनट रह गए हैं, तो बेहतर है मैं सी और डी पार्ट ये अगले आप दोबारा से कनेक्ट कर लो, तो वहां से शुरू करता हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लें।